बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सानिया मॉडल टाउन जेआईटी का मामला लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने है। आज इस पर एक मरतबा फिर समाअत हुई। 7 रुकनी बेंच मौजूद था। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी इसकी सरबराही कर रहे थे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब, जस्टिस सरदार अहमद नईम, जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब इस 7 रुकनी बेंच में मौजूद थे। दरख्वास्त क्या है इस अदालत के सामने? दरख्वास्त गुजार खुर्रम रफ़ीक जो कि कांस्टेबल हैं और रिजवान कादर जो कि इंस्पेक्टर हैं, वो अदालत के सामने ये दरख्वास्त लेकर आए हुए हैं जिस पर काफ़ी अरसे से कुछ 1.5 साल से बहस हो रही है कि क्या एक जेआईटी के बाद दूसरी जेआईटी बन सकती थी या नहीं बन सकती थी। अब पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमने दूसरी जेआईटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बनाई है, जिसको इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में आकर चैलेंज कर दिया और आकर कहा कि ये जेआईटी नहीं बनाई जा सकती थी जो पंजाब हुकूमत ने बनाई है, और इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अब लाहौर हाई कोर्ट के 7 रुकनी बेंच को जिन सवालों के जवाबात की तलाश है वो ये हैं कि क्या दूसरी जेआईटी तश्कील पा सकती थी या नहीं पा सकती थी। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने क्या जेआईटी की तश्कील की है? क्या जेआईटी काबीना से मंजूरी के बाद तश्कील दी गई है? यानी कि अगर पंजाब हुकूमत ने बनाई है तो क्या इसके लिए काबीना से मंजूरी ली गई है, और क्या काबीना से मंजूरी लेना ज़रूरी भी था या नहीं? तो ये वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो सवाल कर रही है हमारी अदालत 7 रुकनी बेंच फरीकैन से या वकला से। अब इसमें पुलिस अफसरान के जो पुलिस एहलकारों के जो वकील हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इस पर आज फिर अपने दलाइल दिए और उनका जो नुक्ता नज़र है वो 3 पॉइंट्स की शक्ल में मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि 2 दिसंबर 2019 को जेआईटी बनाने के मिनट्स ही मौजूद नहीं थे। यानी 2 दिसंबर 2019 को जो काबीना की मीटिंग हुई पंजाब हुकूमत की, मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो कांस्टेबल खुर्रम रफ़ीक के और रिजवान कादर इंस्पेक्टर के वकील हैं, और इस में इनका मौक़िफ़ ये है, जाहिर है दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ यह है कि जेआईटी नहीं बन सकती थी, और उसके लिए आजम नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि जी काबीना से मंजूरी नहीं हुई, और काबीना से चूंकि मंजूरी नहीं हुई तो ये जेआईटी बन नहीं सकती। यानी वो टेक्निकल पॉइंट्स पर खेल रहे हैं। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि 2 दिसंबर 2019 को जेआईटी बनाने के जो मीटिंग हुई थी काबीना की, उसमें जो मिनट्स हैं उसमें मौजूद ही नहीं है कि इसकी अप्रूवल ली गई हो। दूसरा, वो कहते हैं कि जेआईटी पहले बनाई गई, काबीना से मंजूरी बाद में ली गई। यानी 2 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें मंजूरी नहीं हुई, बाद में जेआईटी बन गई, और जेआईटी बनने के बाद जो जनवरी में काबीना की मीटिंग हुई है उसमें माजी की में बनाई गई, यानी 1 महीना पहले बनाई गई जेआईटी की मंजूरी ले ली गई थी, जो कि आजम नज़ीर तारड़ साहब के बकौल गैर कानूनी है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि सरकार कहती है कि हमने पिछली तारीख से जेआईटी की मंजूरी बनाई जो कि नहीं हो मंजूरी ली जो कि नहीं हो सकती थी। और फिर वो कहते हैं कि अदालत की समाअत के दौरान अफसरान ने कैसे अदालत को गुमराह किया, या हम इस पर अदालत में दलाल देना चाहते हैं। ये पॉइंट्स आजम नज़ीर तारड़ साहब के थे। उन्होंने अगरचे काफ़ी वक्त लिया, 10 बजे के करीब ये समाअत शुरू हुई थी, वो काफ़ी टाइम बोलते रहे और चीज़ों को दोहरा के वो कहते रहे। तो इस पर आज चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा भी, उन्होंने कहा कि एक एक करके पॉइंट्स पे चलते हैं। आप एक से शुरू करते हैं, फिर कहीं और पहुंच जाते हैं, फिर आखिर में हमें पता चलता है कि पहले वाले का तो जवाब ही नहीं आया। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम कर दिए दोबारा आज के इन सवालात के जवाब दें। आपको याद होगा 15 फरवरी को जो एक हेयरिंग हुई थी जिसमें कासिम खान साहब की सरबराही में, उसमें भी 7 सवाल रखे गए थे। मैं इसको ऊपर कार्ड में लगा देता हूं उसका लिंक, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि उसमें कौन से 7 सवाल रखे गए थे। अब उसमें से 3 सवाल जो हैं वो आज भी रखे गए हैं, इस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि अवामी तहरीक की तरफ से यानी मिनहाजुल कुरान की तरफ से जो वकला मौजूद थे उनमें अजहर सिद्दीक साहब थे और अली जफर साहब थे और कुछ और वकला भी मौजूद थे। तो अजहर सिद्दीक साहब ने जो है उनका जो पॉइंट है आज जो अदालत में भी सामने आया, उन्होंने कहा कि 7 जनवरी 2020 को काबीना की मीटिंग हुई जिसमें जेआईटी बनाने की मंजूरी ली गई, और 20 जनवरी 2020 को जो मिनट्स जारी हुए उसमें ये मंजूरी देखी जा सकती है, और ये मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये उस के मीटिंग के मिनट्स हैं। इसमें जो है वो अप्रूवल ली गई है, बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि जेआईटी बनाने की मंजूरी ली गई है। अच्छा, अब इसमें आखिरी पॉइंट मैं आपको पढ़ देता हूं जिसमें वो लिखा हुआ है कि द कैबिनेट ग्रांटेड एक्स पोस्ट फैक्टो approval of joint investigation team JITs constituted after Supreme Court judgment in the Mustafa Impacts case including the JIT constituted on 3/1/2019। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था मुस्तफा इम्पैक्ट्स केस
उसकी रोशनी में हमने जेआईटी बनाने की मंजूरी आज दी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये मुस्तफा इंपैक्ट केस क्या है। आज अदालत में इसका खूब चर्चा रहा, बार बार इसका जिक्र होता रहा, आजम नज़ीर तारड़ भी जिक्र करते रहे, बैरिस्टर अली जफर भी जिक्र करते रहे, और अजहर सिद्दीक साहब ने तो इसका बहुत जिक्र किया। तो ये मुस्तफा इंपैक्ट केस क्या है? मुस्तफा इंपैक्ट केस में आपको सिंपली 2 लाइनों में यह समझा देता हूं। इसके मुताबिक ये केस, इसके नतीजे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें कहा गया था कि हुकूमत का फैसला वही फैसला होता है जो कि काबीना से मंजूर होता है, यानी जो फैसला काबीना से मंजूर नहीं हुआ वो हुकूमती फैसला नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कोई भी फैसला जो हुकूमत ने करना है उसकी काबीना से मंजूरी लेना जरूरी है, और काबीना से मंजूरी होगी तो वो हुकूमत का फैसला तस्वुर होगा। अच्छा, अब इसमें एक और बहस जन्म लेती है। वो बहस ये जन्म लेती है, और ये बहस अजहर सिद्दीक साहब ने उठाई है। अजहर सिद्दीक साहब ये कहते हैं कि मुस्तफा इंपैक्ट केस जो है ये हुकूमत के फैसलों की तरफ रेफर करता है, लेकिन जेआईटी पर यह सादिर नहीं होता। यानी जेआईटी बनाने के लिए हुकूमत की काबीना से मंजूरी लेना जरूरी नहीं होता। बाकी जो फैसले होते हैं हुकूमत के, उस पर तो ये इंप्लीमेंट हो सकता है, जेआईटी के लिए जरूरी नहीं है। और उसका आर्गूमेंट उन पर उनका यह है कि अगर काबीना से मंजूरी ही जरूरी है तो फिर माजी में जितनी जेआईटीज बनी हैं और वो सारी जेआईटीज बगैर काबीना की मंजूरी के बनाई गई हैं, तो उनकी हैसियत पर सवालिया निशान उठ जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा है, अजहर सिद्दीक साहब ने, उन्होंने कहा कि और अगर होता भी है तो भी ये जो जेआईटी है ये मुस्तफा इंपैक्ट केस की रोशनी में ही, यानी कि काबीना से मंजूरी लेकर ही बनाई गई है। तो अव्वल तो वो कहते हैं कि जी इस पर इंप्लीमेंट होता नहीं है मुस्तफा इंपैक्ट केस, और अगर होता भी है तो यहां पर इसकी वायलेशन नहीं हो रही। अब जो तारड़ साहब हैं उनका एतराज भी यही था कि जी माजी में जो यानी 1 महीना पहले आपने जेआईटी बना दी और बाद में इसकी मंजूरी ली है, तो उनके नजदीक यह एतराज है। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब ने फिर यह भी कहा कि बहुत ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं आजम नज़ीर तारड़ यानी जो दरख्वास्त गुजार है उनकी तरफ से, तो इस केस को जल्दी निपटाया जाए। अच्छा, अब अदालत ने एक इंपॉर्टेंट सवाल आज की हेयरिंग में रखा। आज की हेयरिंग में उन्होंने सवाल किया कि यानी जो अजहर सिद्दीक साहब से कहा कि बिस्मा की जो दरखास्तें हैं, 2 दरखास्तें, उसकी मुसद्दिका कॉपी लेकर आए। तो अजहर सिद्दीक साहब ने इस पर जवाब दिया कि मुसद्दिका कॉपी जो है वो नहीं मिलती, मुसद्दिका फैसलों की कॉपी मिलती है, दरखास्त की मुसद्दिका कॉपी नहीं मिलती। तो और उन्होंने कहा कि अगर फैसला जो फैसला आया है उसकी मुसद्दिका कॉपी मौजूद है तो इसका अज खुद मतलब यही है कि जो दरखास्त है वो जेन्युइन है, यानी दरखास्त की कॉपी जो है, दरखास्त है तो जाहिर है फैसला हुआ है ना, और फैसले की मुस्तदिका कॉपी मौजूद है। अच्छा, अब ये तो चलें बात हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल रखे हैं अगली हेयरिंग के लिए, जो कि 5 अक्टूबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सवाल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो सवाल ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यानी पहला क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को सुन सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अहम सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया कि जेआईटी बनाए। ये कह रहे हैं नहीं, जेआईटी के ऊपर जेआईटी नहीं बन सकती। अब लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, अपील में नहीं गए, नजरसानी में नहीं गए, तो अब क्या लाहौर हाई कोर्ट में आप आ गए हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट सुन सकती है? इस पर दलाइल दें जो अदालत ने मांगे। दूसरा यह कि क्या जेआईटी बनाने की मंजूरी काबीना ने दी है, इसके लिए उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, तहरीरी चीजें अदालत में जमा कराएं। और तीसरा सवाल यह कि क्या जब चालान जमा हो जाए तो री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी एक चालान हुआ है, अब उसमें एक मुतल्लिका मजीद मुतफरिक दरखास्तें आ गई हैं, तो अब वो मजीद दरखास्तों पर समाअत हो रही है, तो क्या पहले वाला जो चालान है उसकी री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अब ये सवाल जो है ये मैं फिर ये तीनों सवाल जिसका जवाब जमा होना है, और अजहर सिद्दीक ने भी इसका जवाब जमा कराना है, और तारड़ साहब भी इसका जवाब जमा कराएंगे। तो अजहर सिद्दीक साहब से फिर मैंने पूछा कि इसका जवाब क्या बनता है, तो अजहर सिद्दीक साहब से फिर मैंने जो उन्होंने मुझे जवाब दिया वो उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। वो मैं अजहर सिद्दीक साहब के सामने ये 3 सवाल रखे हैं, इन तीनों का जो जवाब है वो मैं अब इस वीडियो के आखिर में साथ अटैच कर रहा हूं। 4-5-6 मिनट के ये जवाब होंगे, आप इसको जरा सुन लीजिए ताकि इन तीनों सवालों पर आपकी क्लैरिटी हो जाए कि क्या इसके जवाब बनते हैं। अब देखिए 5 तारीख को इसकी हेयरिंग होनी है, जब से नए चीफ जस्टिस आए हैं इसमें कुछ थोड़ा सा हम स्पीडअप देख रहे हैं। 3 हेयरिंग्स पहले 14, 15, 16 को तीनों दिन हेयरिंग हुई थी और आज चौथी हेयरिंग हुई है, तो ऐसा लगता है कि इसको मामले को कंक्लूड करने की तरफ ये बेंच संजीदगी के साथ जा रहा है। कासिम खान साहब जब सुन रहे थे तो हम उसमें हर दफ़ा मैं ये कहता था कि कहा गया कि हम रोज़ की बुनियाद पर समाअत करेंगे, फिर वो होती नहीं थी, बेंच नहीं बैठता था, तो बहुत हमें लगता था कि ये किसी तरफ नहीं लग रहा। लेकिन अब ये 4 समाअतें हुई हैं तो उससे कुछ उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी लेकिन फिर भी वाज़ेह रहे कि पहले ये फैसला होना है कि जेआईटी दूसरी बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी। अभी केस तो बहुत दूर पड़ा हुआ है, केस में क्या होना है, जेआईटी दूसरी ने क्या किया है, क्या करना है,
क्या मॉडल टाउन में लोग बेगुनाह मारे गए, नहीं मारे गए, कसूरवार कौन है, बिस्मा की दरखास्त है, सब बात की बातें हैं। पहले ये जो सींग फंसाए हुए हैं आजम तारड़ साहब ने और उनके जो मोक्किलीन है खुर्रम रफ़ीक और रिजवान कादिर जो इंस्पेक्टर है और पुलिस एहलकार है, कांस्टेबल है, तो पहले तो उन्होंने ये सींग फंसाए हुए हैं कि जी JIT नहीं बन सकती थी, टेक्निकल बुनियादों पर अदालत को फंसाया हुआ है। तो अब इसका फैसला होगा तो मामला आगे चलेंगे। अब आप जरा सुन लीजिए आज़ाद सिद्दीकी साहब ये अदालत के 3 सवाल हैं उसके जवाब में क्या कहते हैं, सुनिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा आज़ाद साहब, 3 सवाल आज अदालत ने उठाए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। एक तो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट उसको सुन सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, फिर ये कि JIT के जो है वो क्या काबीना की मंजूरी से बनाएगी, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि क्या जब चालान जमा हो जाए तो उसकी री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो आप अदालत के रूबरू मौजूद थे, आपने इन सवालों का जवाब देना, आपके ख्याल में इन तीनों सवालों का जवाब क्या है? असद साहब, बड़ा आसान सा जवाब है कि जब दिसंबर 2018 में जब हुकूमत पंजाब ने आकर बयान दिया कि हम JIT बनाने लगे हैं, और JIT जब बनाने का बयान दिया तो इन्होंने वकील, ये सारे नवाज शरीफ के वकील, शहबाज शरीफ के वकील, ये सारे वहाँ मौजूद थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कंसीड कर लिया, इन्होंने कोई एतराज़ नहीं उठाया। वहाँ एतराज़ उठाते मौका पूरा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा बॉर्न फ्रूट, नतीजा निकल आया। और कमाल की बात है, अगर उस फैसले में कोई गलती थी, खामी थी, तो नजरसानी दायर करते, नजरसानी भी दायर नहीं की, वो ऑर्डर तो फाइनलिटी की तरफ जा चुका है। और जितने भी हाई कोर्ट में पॉइंट उठा रहे हैं, ये नया कोई पॉइंट नहीं है। आप ये कहना ये ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में आके चैलेंज करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पीछे छुप नहीं सकते। और जितने पॉइंट ये थे, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, वहां एतराज उठाते। और कमाल की बात ये है कि वहां नवाज शरीफ वगैरह सारे वकील थे, उसकी बजाय वो एक सब इंस्पेक्टर या वो लोग ले आए वकील, भारी भरकम फीसों वाले इकट्ठे कर लिए उन्होंने। पीछे तो वो नवाज शरीफ वगैरह वही ग्रुप है ना सारा, जो इस सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि, और ना लाहौर हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न कर सके। दूसरी जहां तक बात जो है ना आपने बड़ी अहम उठाई हुई है, वो जो कि मुस्तफा इंपैक्स के केस को सामने रखते हुए ना, वो बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। यानी इसका मतलब क्या है कि वो इस JIT को तो मान रहे हैं। अरे सुनिए का मैं क्या बात कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं ये जो है ना JIT गलत बनी है। तो पॉइंट तो फिर उन्होंने खुद ही किल कर दिया, इस बात को सामने रखते हो। इस पे हम क्या कहते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट है इसमें। पहली तो बात है कि मुस्तफा इंपैक्स केस का JIT बनाने में इतलाक नहीं होगा, ठीक है। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया मुस्तफा इंपैक्स का केस जो है ना, यानी अगर JIT बनी है सेक्शन 19 के तहत, तो लफ्ज गवर्नमेंट इस्तेमाल हुआ है। गवर्नमेंट होती है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। आप तो कह रहे हैं तलाक नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है तो यहाँ पर तो काबीना की मंजूरी से बना हुआ है। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया हुआ है आपने, बाकायदा। अगर आपको मैं ये देखिए, हो सके तो बैकग्राउंड पे ये चला दीजिएगा। 20 जनवरी 2020, ये 2020 का है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, कि जिसमें 7 जनवरी 2020 को जो है ना बाकायदा काबीना ने इस JIT की एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं पुरानी डेटों के अंदर अप्रूवल, यानी ओरल इजाज़त दी थी, ज़बानी इजाज़त दी थी, और बाकायदा उसकी मंजूरी जो है ना एक्स पोस्ट फैक्टो के तहत वो दे दी है, अगर इतलाक होता भी है। तीसरा सवाल कि क्या जब चालान जमा हो जाए तो री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने उठाया है। ये लीगल पॉइंट ये है कि जब FIR के बाद चालान जमा हो जाए, चालान जमा हो गया, मान लिया फर्ज जुर्म भी फर्ज करने आयद होगी, लेकिन जब इस्तगासा आ जाए तो FIR की प्रोसीडिंग रुक जाती है। इस्तगासे के ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है, इस्तगासे में दोबारा फिर सेट साइड होने के बाद अभी दोबारा कर्सरी स्टेटमेंट अब जाके रिकॉर्ड हुई है, और इस JIT की रिपोर्ट को उस इस्तगासे से कोई ताल्लुक नहीं है। जो FIR जो बाकायदा है 696 वाली, वो तो पड़ी हुई है अपना रिकॉर्ड रूम के अंदर, उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही है, उसमें री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और केस ला मौजूद है। यानी उसके ऊपर तो ट्रायल अभी चलना नहीं है, पहले इस्तगासे का ट्रायल होना है, उसके बाद जाकर वो उस FIR के ऊपर, उस JIT के ऊपर फिर ट्रायल होना है स्टेट का, अगर स्टेट उस ट्रायल को चलाना चाहती है। डर और खौफ इस बात से है कि आज तक देखिए मुश्ताक सुखेरा जिस तरह स्पेशली लाया गया, उनको जहाज में बिठा कर प्राइवेट जहाज में अपॉइंट किया गया, खान बे को इन्होंने OSD बना दिया था, इनको कोई पोस्ट नहीं दी क्योंकि उसने इनकार कर दिया था ये सारा खून अपना दहशतगर्दी और ये स्टेट टेररिज्म जो करने के वाले से इनकार कर दिया था। तो इसमें आज तक हम भी आज तक कोई एविडेंस, कोई रिकॉर्ड नहीं आ सका। सिंगल जज के पास भी जवाद अहमद का केस लगा, वो भी कहा गया कि ये फुल बेंच के सामने ला जाए ताकि रिकॉर्ड तो हमें दिया जाए। रिकॉर्ड आज तक
मालटाउन के सानिया के मुतासिम के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है एक दफा इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मेरा डरना किस बात को, इन्वेस्टिगेशन से सजा तो नहीं होनी, ट्रायल तो फिर भी चलना है। डर इस बात से रहे हैं कि वो रिकॉर्ड सारा जो दबा पड़ा हुआ है ना, वो रिकॉर्ड सामने ना आ जाए और मसाइल बन जाए। तो अजहर साहब, आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या देखते हैं, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन? सबसे पहले ये डिसाइड होना कि जेआईटी बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी। अभी तो ये नहीं कि मॉडल टाउन में क्या हुआ, कौन मासूम मारे गए नहीं मारे गए, उस तरफ तो मामला आ ही नहीं रहा ना, पहले तो जेआईटी की बात हो रही है। तो अब आप इस केस का लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या देखते हैं? देखिए असद साहब, बात बड़ी सीधी सी, इंसाफ मिलना चाहिए और याद रखिएगा बेसिक प्रिंसिपल है, जो मुजरम है ना वो बचना नहीं चाहिए, को कैसे भी हालात हो जाए। हम तो मुजरम को यानी यहाँ इनकी कोशिश है मुजरम बच जाए, हम चाहते हैं मुजरमों को सजा मिले, और हम नहीं चाहते हैं कि बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं भाई होने तो दें, आर्टिकल 10 है, 4 है, ट्रायल बाकायदा उसकी री इन्वेस्टिगेशन होने दें। इन्वेस्टिगेशन में सारा रिकॉर्ड आ चुका है, और आपको याद होगा कि इसमें जब ये मसला इनको किताब बना, इन्होंने रिटन दब दायर कराई, जब नवाज शरीफ से कोटला जेल में एडी खाजा की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन करने के गई, वहां जब देखा कि ये तो काम उन लोगों के खिलाफ है, उसके बाद ये लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की गई। और ये भी एक रिकॉर्ड की बातें हैं कि जब ये रिट दायर की गई, रिट दायर करने के बाद कमाल की बात है, पहले ये लगी डिवीजन बेंच के पास, डिवीजन बेंच ने कहा ये मेंटेनेबल कैसे है, उन्होंने कहा जनाब हम ना लार्जर बेंच बनाना चाहते हैं। उस वक्त के जस्टिस सरदार शहीम के पास वो दरखास्त भी रिकॉर्ड पे नहीं मिल सकी, उन्होंने लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। वो भी मेरा आर्गूमेंट आज मौजूद है कि वो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो नहीं सकता था। ये वो सारे कानूनी नुकात है जो हम उठाएंगे, और उम्मीद है कि अगर इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे हो गई ना तो ये बच नहीं सकेंगे, इनकी करतूतें सारी सामने आ जाएंगी, जो जो इन्होंने जुर्म किया सारा सामने आ जाएगा। एक ये आखिर में मुझे ये बताएं अजहर साहब, बात लंबी हो गई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि 2 साल से हम देख रहे थे कि जी कभी हम सुनते हैं रोज़ हेयरिंग होगी, रोज़ाना की बुनियाद पर हुआ करेगी। 15 मार्च से कासिम खान साहब ने कहा रोज़ाना होगी, फिर वो 2 महीने ना हुई, फिर कहा कि जी अब होगी, फिर ना हुई। तो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं वकला की तरफ से भी। अब ये नए चीफ जस्टिस हैं, नया बेंच है, इसमें नए लोग हैं। अब आप क्या पिछले 2 साल से मुख्तलिफ देखते हैं आने वाले दिनों को, थोड़ा स्पीडी देखते हैं? मैं एक पहले बता दूं कि पहले जो बेंच था, पहले बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन में वो एग्रेसिव, मैं कह सकता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में था कि मैं ये देखिए मेरी एक वकला राय कि गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ हम रहे कि पहले ये लेके आ जाएं, वो लेके आ जाएं, चलें कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए। लेकिन ये बेंच जो मैं अब देख रहा हूँ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की सरबराही में, ये पूरी हियरिंग दे रहा है, पूरा सुन रहा है। और आज भी देखें ना, आज मैंने सवाल उठाया कि जनाब ये डिलेइंग टैक्टिक्स अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने एतराज़ दाखिल करने हैं, हमने कोई ये चीज़ दाखिल करनी है। नज़र क्या आ रहा है कि अब उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, अब डिलेइंग टैक्टिक्स, पहले हम पे इल्जाम लगाया जा रहा था मॉडल होंगे, आज आपने खुद देख लिया, पिछली डेटों पे देख लिया कि डिले, हम तो कहते रहे क्या कि ये जितनी बहस है ये कर चुके हैं, हम बहस करके ख़त्म करें, उसके बाद इन्होंने कोई रिबटल करनी हो तो ये। लेकिन मुझे नहीं नजर आ कि इनके पास कोई अब कानूनी ऑप्शन या कोई आर्गूमेंट्स मौजूद हैं। ये अब कोशिश करेंगे कि इसको डिले कर सके, जितना डिले, कोई कागज़ दाखिल कर, कोई आगे पीछे कर, इस तरह के। और मैं नहीं समझता कि मौजूदा बेंच जो है वो इसको गैर ज़रूरी डिले करेगा, वो पूरा मौका देगा सारे मौक़िफ़ को। हमारा मौक़िफ़ भी बड़ा सुना जा रहा है, हमारी बातें भी बड़ी आराम से सुनी जा रही हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है इसमें इंसाफ होगा। और अगर याद रख लीजिएगा असद साहब, इसकी री इन्वेस्टिगेशन हो गई ना तो इन लोगों की करतूतें सारी सामने आ जानी। इन्होंने क्या क्या प्लान किया, किस तरह शहबाज शरीफ ने ऑर्डर किए, किस तरह नवाज शरीफ इन्वॉल्व थे, किस तरह उनके वज़रा इसमें इन्वॉल्व थे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर ये काम मंतकी अंजाम तक पहुँच गया तो आने वाली हुकूमतें इस तरह का काम नहीं कर सकेंगी। बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, थैंक यू।